नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश सिंह कौशिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात। और करते हैं कुछ बात के अपने सेगमेंट बतकही भाग 4। और मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि बतकही मैं अकेले तो करता नहीं हूं। बतकही में हम 2 लोग होते हैं, तो विशाल जी का भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। बतकही में और मैं अपने उन श्रोताओं को एक बार बता देना चाहता हूं जो अभी फ़िलहाल हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है बतकही है क्या। एक्चुअली मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बतकही में हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, खेल जगत कोई भी हो। हम उस पर एक व्यवहारिक चर्चा करते हैं, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। उसमें मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे एक दोस्त दोस्त से बात करता है, भाई भाई से बात करता है, जैसे वर्बल बात करता है, इस तरह से चर्चा होती है जी। तो अभी लोगों का रिव्यू भी अच्छा आया बतकही कोई हमारे इस सेगमेंट को। अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं, अभी 3 ही सेगमेंट हमने किया है, उसका 3 एपिसोड किया है इस सेगमेंट में। तो लोगों का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा आया है कि ये सेगमेंट आप लोगों का अच्छा है, ये सुनने में मज़ा आता है। तो हमको और उत्साह मिला उस चीज़ से। तो हमने सोचा कि अब कम से कम 2-3 बतकही का एपिसोड अपने दर्शकों के लिए निकाला जाए। तो अब हम हफ्ते में 2-3 बतकही का एपिसोड आएगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल। और आपको मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि हम एक ही मुद्दा लेके नहीं आएंगे, आपके लिए अलग अलग मुद्दा लेके आएंगे, जिससे आप लोगों की भी जानकारी बढ़े, आप लोग भी उससे जुड़ें। तो विशाल जी, आज का जिस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तो आपको भी पता है और हमारे श्रोताओं को भी पता है कि अभी नेपाल की स्थिति कैसी है। हाँ। पिछले 3-4 दिन से जो नेपाल में घटना घटी है, वो शायद नेपाल में पहली बार है इस टाइप की घटना। इतना जो रौद्र रूप ले लिया है घटना ने ये। हाँ, अच्छा, इसके पहले भी इससे ज़्यादा भयंकर हो चुका है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तो जितना सुना हूँ मैंने, तो ये बोल रहे हैं लोग कि पहली वाली घटनाओं से बहुत ज़्यादा आक्रामक है, क्योंकि 4 दिन के अंदर इतना ज़्यादा उपद्रव लोगों ने कभी देखा नहीं था ऐसा। नहीं, आक्रामक इस नजरिए से है कि अचानक भड़की हुई आग है। हाँ, देखिए, नेपाल ने पहले भी आग देखी इस तरीके की, लेकिन वो जो आग थी वो थी लकड़ी की आग या कोयले की या तो पुआल की। पुआल मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा बता दें, जिससे धान का जो पौधा होता है उसको पुआल बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पुअरा बोलते हैं। हाँ। और ये जो आग है इस बार, ये रुई में लगी माचिस की आग है, या तो रुई भी ना बोले तो पेट्रोल में लगी माचिस। ऐसी आग नेपाल ने कभी नहीं देखी। अच्छा, ये नहीं बोल सकते दुनिया में किसी ने नहीं देखी, नहीं देखी है। बांग्लादेश ने देखी। हाँ, अभी तो नजदीक में हुआ है। सबकी ये हालत है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है नेपाल के लोगों से जो बातें उनकी आ रही है, उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी ये आग जो फैली है अचानक। अभी 4 दिन के अंदर लोगों को अंदेशा नहीं था। अभी 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन लोगों का कहना था कि इतना जल्दी इतना ये प्रदर्शन इतना उग्र रूप ले लेना, मतलब वो उनके लिए बहुत एक जबरदस्त चीज थी उनके लिए, कि मतलब सोचने को मजबूर हो जाए कि अचानक ये सब कैसे हो गया। और जो बात जो चल रही है जेनजी की, मैं तो उस पर फोकस करना चाहता हूँ। क्या इस प्रदर्शन को खाली जेनजी लीड कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी इंटेलेक्चुअल से बात करें, हाँ, तो हमेशा वो यही बोलते हैं कि युवा जो होते हैं, और जेनजी एक टर्म ऐसा है कि 2000 के बाद जो पैदा हुए बच्चे हैं वो जेन जी हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आज की डेट में जो 25 साल के अंदर के बच्चे हैं वो सब जेनजी हैं। ठीक है, तो ये जेनजी बच्चे तो हमेशा से सत्ता परिवर्तन किए हैं। उस समय जेनजी नहीं हुआ करते थे, ये टर्म नहीं हुआ करता। हाँ, युवा बोला जाता था बस, खाली नहीं, वो जो उम्र की जो सीमा है वो थी कि 25 साल के अंदर। हाँ, बस जेनजी नहीं बोला जाता था। हाँ, वो मिलेनियम बोला जाता था। अलग अलग टर्म है, सन के हिसाब से बांटा गया है। इस समय जेनजी ये हैं, इसलिए जेनजी बोला जा रहा है। ठीक है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है 25, 26, 27 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। ठीक है,
हर जगह जब जब भी हुआ है प्रदर्शन जो संतुलित हुआ है, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, न श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब विद्यार्थियों को, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उनको लगा कि नहीं इंदिरा गांधी अब बेलगाम हो गई हैं और करप्शन भी हो रहा है, तो उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन का एक चेहरा बना। हाँ, और उस समय नेतृत्व करते हुए जेपी, जेपी जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी आंदोलन, आज भी जेपी आंदोलन बोला जाता है, अभी उसी नाम से फेमस है। और बच्चों ने कभी ऐसी हरकत नहीं की जो नेपाल में हो रहा है। हाँ, नेपाल मेन वही मुद्दा है। हाँ, नेपाल में हरकतें कैसी हो रही हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन फूंक दिया। और आप नौजवान हो, अब भी 25, 26, 27, 28 साल के बच्चे हो, 20 साल के, उम्र आपकी कोई भी हो, आप वयस्क हो, कम से कम 18 साल के ऊपर हो, इतना बुद्धि विवेक है, आप फूंक क्या रहे हो, जला क्या रहे हो? राष्ट्रपति भवन किसका है? आपका खुद का, सरकार आपका है वो। फिर वो मानिए तो आपका ही है वो जितनी धरोहर है, सब धरोहरें आपकी हैं, वो सारी धरोहर आपके हैं, तो आप जला क्यों रहे हैं? यही हरकत हुआ था श्रीलंका में, यही हरकत हुआ था बांग्लादेश में। वो तो बांग्लादेश तो ताजा उदाहरण है एकदम। बिल्कुल, ये सब वो उदाहरण है कि जिनको नेतृत्व नहीं मिलता है, या तो बिना नेतृत्व, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर बिना नेतृत्व का अगर कोई प्रदर्शन या आंदोलन जितना बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब कोई न कोई पीछे है, बैक सपोर्ट में कुछ न कुछ है जरूर। हाँ, पीछे कोई न कोई तो माचिस लगा रहा है। अच्छा, मैं ये इस पे भी नोटिस करना चाहता हूँ आपको कि इस पे भी जरा बताइए कि खाली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या गूगल मेटा जो भी बोले, एक इसको बंद करने, इसको बैन करने से इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आप इतना ज़्यादा उग्र हो जाएं, मतलब एकदम सरकार को झुका दें, लोग इस्तीफा देके चले जाएं, इस लेवल का प्रदर्शन आप करोगे केवल एक ये छोटे से बैन के लिए? नहीं, ये छोटा सा बैन नहीं है। हाँ, माफ करिएगा, ये छोटा सा बैन नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी छीन ली। अगर वहां की सरकारें बच्चों को अगर रोजगार दे पाती, 3 करोड़ की है आबादी नेपाल की, पूरी आबादी 3 करोड़ की है। सोचिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं की बात करें आप, तो बहुत छोटी जनसंख्या, दिल्ली, चलो दिल्ली से बात करें तो ठीक ठाक है, लेकिन नेपाल से अगर उत्तर प्रदेश की अगर तुलना हो, गुजरात की हो जाए, चलिए 7.5 करोड़ 8 करोड़ की जनसंख्या है गुजरात में। मोदी जी जब थे तो वो 7 करोड़ की जनता बोलते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे। अभी तो बड़ी होगी ना। अरे मुझे भी लगता है कम से कम 8-9 करोड़ तो होंगे ही लोग, 9 करोड़ ऊपर। हाँ, क्योंकि लोग भी बाहर से आ रहे हैं। हाँ, वो 3 करोड़ की, 3 करोड़ मतलब एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, 3 करोड़ से कम नहीं है लोग हैं। अब वहां की जनसंख्या है 3 करोड़, उसमें से 10-20 लाख लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। बाहर मतलब इंटर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश मतलब भारत, या तो और जगह, ज्यादातर भारत में। भारत का क्या सीमा उनसे खुला है, इजी है, उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो आते आराम से। बहुत है, आपने नेपाली भाई, आधार कार्ड बनता है। हाँ, आधार कार्ड बनता है, बराबर। अब कानूनन आधार कार्ड बनता है। तो देखिए, फोन बज रहा है आपका, बजने दीजिए। तो क्या है कि उसमें ये लोग आते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन वहां पे जो पीछे जनता बैठी है उनको क्या लगता है, अच्छा एक्चुअली ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है उसका मुख्य कारण ये रहा है, एक तो उन्होंने सोशल मीडिया ऐप बैन किया, लेकिन इनके जितने बड़े नेता हैं ना, सारे, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, अच्छा इन्होंने आग लगाई सबके यहाँ पे। आपने देखा होगा, किसी एक पार्टी की नहीं, सारी पार्टियों को, पुराने मंत्रियों को भी पकड़ के, पुराने विधायकों को, किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ना पूरा एकदम प्लानिंग की गई है कि कब किसको कहाँ पकड़ना है, एक एक चीज नोटिस करके किया गया है। ये हो सकता है, और ये अंदरूनी बात हो सकती है, लेकिन वो लोग चिढ़े किस बात पे, जो
एक तो ये सोशल मीडिया बैन किए। अच्छा, उसमें क्या सोशल मीडिया बैन करने से क्या है, बहुत लोग यूट्यूब कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम कमा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें लोग कमा रहे हैं। हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। अगर एकदम रोजगार रोक दोगे, एक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हो, ऊपर से जो चल रहा है भले विदेशी प्लेटफॉर्म की वजह से चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है ना, उसको भी रोक दोगे तो क्रोध तो आएगा ही। ऊपर से एक और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी नेता है ना, अच्छा 2008 में यहाँ पे लोकतंत्र चालू हुआ है, उसके बाद नेता चालू हुए यहाँ पे, जो हमारे जैसे नेता जो है वो 2008 के बाद आए हैं, बराबर। उसके पहले राजतंत्र था। तो 2008 के बाद जितने भी नेता हैं, पक्ष में और विपक्ष में, उन सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, BMW चला रहे हैं, समझे आप, महंगी गाड़ी का नाम लो, वो चला रहे हैं। करप्शन, आप बात मिला जुला के कर रहे हैं करप्शन की, इतना ज्यादा करप्शन हो गया करिए। लेकिन वो शो ऑफ भी कर रहे हैं, उनके बच्चे शो ऑफ भी कर रहे हैं कि वो नेपाल जनता को दिखा रहे हैं, देखो मैं लंदन में पढ़ रहा हूँ, अभी मैं घूमने गया हूँ, लैम्बोर्गिनी चल रहा हूँ, BMW है मेरे पास, मर्सिडीज है, ऑडी है, ये वो। तो वहां बच्चे पहले से जले भुने थे। अच्छा, हर साल हजारों करोड़ की घोटाले की हर साल कंप्लेन आती है, केसेस होते हैं हर साल। तो उनके मन पे तो कुंठा थी कि ये लोग करोड़ों अरबों करोड़ों हमारे से लूट रहे हैं, उनके बच्चे देखो कितनी ऐसी कर रहे हैं। और जब हमारे कमाने की बात आती है, हम सोशल मीडिया से अगर कमा रहे हैं तो उस पर आप बैन लगा दे रहे हैं। चिड़ तो वहां शुरू है, लेकिन बात वहां पे जाके संदेह में आ जाती है कि जब सरकार ने बोला कि नहीं, बैन हटा लिया तो आपको रुक जाना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने फिर भी तांडव शुरू किया, और तांडव और ज्यादा बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया, अब बढ़ता ही जा रहा। इसलिए उनके ऊपर उंगली उठ रही है कि अगर आप जेनजी थे, आपने उसके लिए प्रदर्शन किया था, तो वो तो वापस ले लिया सरकार ने, फिर आपने ये क्यों? या तो आपने भ्रष्ट सरकार के लिए किया, तो भ्रष्ट सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया। मतलब KP शर्मा ओली ने, उन्होंने भी मतलब रिजाइन किया, भाग गए, ठीक है, भाग तो गए, लेकिन रिजाइन तो किया। बाकी बहुत सारे मंत्री, वित्त मंत्री को आपने मार दिया, दौड़ा मारा, ठीक है। अरे वो वीडियो तो समझिए देख के दिमाग खराब हो जाए। और एक उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके घर में आग लगा दी, उनकी पत्नी, उनका नाम कोई लक्ष्मी समथिंग कुछ ऐसे, लक्ष्मी करके कोई, श्री लक्ष्मी या ऐसे, भाग्यलक्ष्मी जी, हाँ ऐसे कुछ नाम है, वो झुलस के मर गई बेचारी, हॉस्पिटल गई, मर गई, ठीक है। इस तरह का आंदोलन हो रहा है। तो इसमें तो समझिए कि ना एंगल, मुझे लगता है कि इस पर अगर जांच बैठेगी आगे चल के, तो एक तो देखिए एक स्ट्रीम चेंज के लिए ही था, वहाँ की सरकार को पलटने के लिए ही ये पूरा प्लान किया हुआ था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए रिजिम चेंज हो ही गया, और समझिए अब तो सेना ने बोल दिया है कि मैं अपने हाथ में लेके कमान अब आगे करेंगे वो लोग, तो ये पलटने के लिए जो किया गया था उनका तो काम पूरा हो गया। लेकिन अब जो क्षति हुई है जो नेपाल को, देखिए महाराज मैं एक बात बताऊं, एक तो क्षति जो हुई है, क्षति अभी कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। और अगर मतलब कुछ नहीं हुआ इन द सेंस, अगर एज अ कंट्री बात कर रहे हैं आप, तो कुछ करोड़ या कुछ 100 करोड़ के क्षति हुआ है, ठीक है। लेकिन जो जाने गई हैं, असली क्षति वो है, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं कि रिजीम चेंज ऐसे होता है कि ये पक्ष को हटा के इस पक्ष को लाया जाए, ठीक है। दो पक्ष हैं, 1 और 2, 1 को हटा के 2 को लाया जाए। ये जो लड़के हैं या युवक हैं, ये पागल हो गए, इन्होंने 1 को भी मारा, 2 को भी मारा, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अभी वहां रिजीम बनने में समय लगेगा, इसलिए वहां पे सेना ने टेक ओवर किया, मजबूरी है। अच्छा, टेक ओवर कर लिया सेना ने? जब तक मुझे था समाचार तब तक तो अभी खाली बात ही, टेक ओवर कर लिया है सेना ने। नहीं करना पड़ेगा महाराज, आप देखो
एग्जैक्ट मुझे अभी खबर जहां तक है कि करने वाले हैं या कर चुके हैं। हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं भी करेंगे तो करना पड़ेगा। पड़ेगा क्योंकि अगर एक तंत्र होता है ना, हाँ। उसमें होता है कि जैसे कोई राष्ट्र अगर चलता है, जैसे इंडिया की बात ले ले, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री इस तरीके से चलता है। अगर सब इस्तीफा दे के भाग गए, एक होता है राष्ट्रपति शासन, वहां तो राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, बराबर, तो शासन किसकी होगी? तो कोई ना कोई तो आना चाहिए आना शासन के लिए, क्योंकि ये जो जनता पब्लिक होती है ना, ये बेलगाम होती है। ये आजादी के दीवाने, इनको पता ही नहीं चलता कब ये करंट वाली तार को आजादी के नाम पे छू लेते हैं कि मुझे पकड़ना है ये तार। तो उसको रोकने के लिए कोई न कोई एक शक्ति चाहिए होता है। वो सेना के पास है वो चीज की, भाई सरकारें होती हैं, वो रोकती हैं कि भैया रोड पे चल रहे हो बाइक से तो हेलमेट लगाओ प्लीज, या तो फाइन लगाती हैं। लेकिन आपको कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप तो ओवर स्पीड, ओवर लिमिट हर चीज करेंगे तो मरेंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई आएगा। तो कौन आएगा? वहां पे तो कोई है नहीं अभी सेना के अलावा। तो सेना आ रही आएगी। अगर आप बोल रहे हैं अभी तक नहीं आई है, तो मुझे जहां तक मेरा अनुमान है आ जाएगी। अगर नहीं आई है तो 1-2 दिन में आ जाएगी, बल्कि आ गई होगी। हाँ, अंदर से काम, पीछे से काम तो चालू हो गया होगा। अभी जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर अब तक ये समाचार नहीं है कि आ गई है, जब तक हम लोग रिकॉर्डिंग चल रही है, तो शायद हम लोग अपलोड करें उससे पहले आ चुकी होगी। बराबर, मतलब पीछे तो काम चल ही रहा होगा, क्योंकि देश को तो, देश की जनता और वहां की जो सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम बस प्रधानमंत्री ये लोगों से नहीं चलता है, उसका एक खाका होता है, एक तंत्र होता है। सब डैमेज हो जाएगा भाई साहब। अगर एक छोटा सा तंत्र कट जाए, अगर मान लो आपको लगे कि ये नाली साफ करने वाले नहीं आए तो क्या हो जाएगा भाई साहब? नाली साफ करने वाला 1 महीना ना आए अगर, तो आप ही जो थैली फेंकते हैं, तो इतनी नाली जाम हो जाएगी, आपके घरों से, कमोड से पानी निकलने लगा आपके घर के अंदर। सही बोला आपने कि तो हर छोटे छोटे जो तंत्र में जितने भी शामिल लोग हैं, सबका महत्व है। तो सबको अपने काम पे लगाए रखने के लिए कोई तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना, तो वो सेना करेगी या कर चुकी होगी। तो मुझे तो अभी इसमें और भी लग रहा था विशाल जी कि और भी लोगों का हाथ है, और कितना हाथ है ये सब के बारे में तो चर्चा करनी है हमको। तो और एक चीज़ और मेरे दिमाग में थी कि नेपाल के इतिहास के ऊपर, जो लोकतंत्र, जो राजतंत्र से लोकतंत्र में आया, और लोकतंत्र से अब तक का जो उसका सफ़र रहा, और उसके पूरे इतिहास के बारे में पूरी चर्चा करनी है। मैं आपको बता दूं, आपके पास आज समय कम है। हाँ, थोड़ा सा समय का अभाव था, समय कम है, नहीं तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया। मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं आपको नेपाल का इतिहास, और नेपाल का इतिहास मतलब जो शाह डायनेस्टी चल रही है उसका इतिहास। बाकी तो नेपाल तो पौराणिक, पौराणिक है, बराबर, पौराणिक जगह है। जैसे भारत है वैसे नेपाल है। लेकिन अभी जो शाह डायनेस्टी चल रही है, जिसके ये है ना अपने ज्ञानेश्वर, इसमें नरेश ज्ञानेश्वर है ना, वो शाह डायनेस्टी के हैं। तो वहां से कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, ये सब जानकारी आपको देता। लेकिन ठीक है, आपके पास समय कम है आज जी, तो अगली बतकही में, अगली बतकही मतलब कल की बात मैं करूंगा। 1-2 दिन कल ही हम इसको अपलोड कर देंगे, पूरे नेपाल का जो इतिहास है इस मामले का, और जो भी उसके बाद जो लोकतंत्र आया और किसका हाथ था, क्या वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का क्या क्या हाथ था, इस बारे में कल हम चर्चा कर लेंगे। विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप अगले वीडियो को पक्का देखिएगा, क्योंकि आज जो बात हुई है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2% है। बाकी 200% कल बात होगी। 200% एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, और क्योंकि ज्यादा रोचक बात मुझे है। खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें, और मैं खुद इस इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा मैं उत्सुक हूँ कि मुझे जानना है नेपाल की जो शाह डायनेस्टी है ये कैसे चली, क्या है उसमें वामपंथियों का कहाँ से क्या हुआ, ये सब जानना है मुझे। तो मैं भी उत्सुक हूँ अपने श्रोताओं की तरह, और मुझे लगता है आप लोग भी उत्सुक होंगे। तो जरूर आपके लिए हम वो फिर से शूट करेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस पर।
तो आज हमको इजाज़त दीजिए, थोड़ा समय का अभाव है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड 4 में और नेपाल के इतिहास के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो एपिसोड 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए और चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।